हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यूसली। फ्रेंड, आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3.0 और तैयारी 4.0 के लिए किरण का जो न्यू बुक आया है, इसका आज हम लोग सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर 2 में इतिहास का 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक का इतिहास का सेट नंबर 1 के टेस्ट सीरीज़ को अपने इस चैनल पे कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 2 देखते हैं। सेट नंबर 2 इतिहास का पहला प्रश्न है, वो रहा है निम्नलिखित को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी इसको सही रूप से व्यवस्थित करना है। सबसे पहले दिया हुआ है भारत में साइमन कमीशन का आगमन। तो भारत में साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। उसके बाद दिया हुआ है लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेट की घोषणा कब की थी। फिर दिया हुआ है गांधी जी की 11 सूत्री मांग को बताते हुए पत्र भेजा। और अंत में दिया हुआ है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट पता है कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था। और ये दोनों है तो 1900 क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, सबसे पहले एक हुआ था भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। उसके बाद से लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेट की घोषणा किया था, 2 उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा गांधी जी ने इसके विरुद्ध में 11 सूत्री मांग रखा था, 3 हो जाएगा। और सबसे अंत में क्या हो जाएगा? पूना पैक्ट हो जाएगा। यानी 1, 2, 3 और 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। दिया हुआ है कि रेशम मार्ग से एशिया, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका जुड़ा हुआ था। बोल रहा है कि रेशम मार्ग से एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका जो था यह जुड़ा हुआ था। तो यह कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। रेशम मार्ग भूमि और समुद्र दोनों मार्ग था, यह भी कथन जो है यह सत्य है। रेशम मार्ग भूमि में से और समुद्र दोनों से होकर जाता था। 3 में दिया है बौद्ध धर्म ने रेशम मार्ग की यात्रा की, यह कथन जो है यह गलत है। तो 3 जो है यह गलत है। 4 में दे रहा है कि कीमती धातुएं सोना और चांदी एशिया एवं यूरोप की ओर प्रवाहित हुई, यह भी कथन जो है यह सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है, यानी केवल 3 ही सिर्फ गलती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाए वो हो जाएगा सर सैयद अहमद खान, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत के सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था? तो इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बी में दिया हुआ है इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। सी में दिया हुआ है 3 में अंतरिम सरकार बनने की वर्षगांठ। और 4 में दिया है एडमिरल माउंटबेटन की समीक्षा जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, एडमिरल माउंटबेटन की समीक्षा जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ के फलस्वरूप। अगला प्रश्न है 1927 में ब्रुसेल्स में दलित उदारवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। निम्नलिखित कथन अवध में बाबा रामचंद्र के जीवन को संदर्भ में देता है। असत्य कथन को क्या करना है? यहाँ पे चूज करना है। तो असत्य कथन के लिए हम लोग सारे विकल्प को पढ़ेंगे। पहला विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, यह कथन बिल्कुल सत्य है। 2 में दिया है बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे, यह भी कथन सत्य है। उन्होंने असम में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम किया था, असम में नहीं, उन्होंने फिजी में काम किया था। तो यह कथन जो है 3 यह गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद ने किया था, ऑप्शन 2।
स्वराज दल का स्थापना बिहार में किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का स्थापना किया था। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है वह सही है? तो हड़प्पा के बारे में बताना कि कौन सा कथन जो है वह सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्होंने पशुपति के समान करना आरंभ किया था, यानी ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है यह बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनी जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत था। अगला प्रश्न है इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो यहाँ पे समुद्रगुप्त की जो उपलब्धि है उसको वर्णन यहाँ पे किया गया है। अगला प्रश्न है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय को बताना ये किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसको भी कालक्रम के अनुसार क्या करना है? सजाना है। तो सबसे पहले इसमें से क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसमें हो जाएगा रोमन कोलोसियम का पूरा होना, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सी हो जाएगा। उसके बाद से हो जाएगा भारत में गुप्त राजवंश का उदय, यानी 2 हो जाएगा। उसके बाद से हो जाएगा मोहम्मद पैगंबर का जन्म, 1 हो जाएगा। और सबसे अंत में क्या हो जाएगा? पीटर महान रूस का जार बना, यानी आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सी, बी, ए और डी इसका सही क्रम हो जाएगा। उस स्थान का नाम बताइए जहां असहयोग आंदोलन हिंसक हो गया था। तो असहयोग आंदोलन चौरा चौरी में क्या हो गया था? हिंसक हो गया था। बाबर ने अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया? बाबर को अपनी इच्छा से उसका शव बताना कहाँ दफनाया गया? तो काबुल में दफनाया गया और इसका मकबरा कहाँ पे है? काबुल में ही है। माल जागीर तकनीक के रूप में निम्नलिखित में से क्या थी? तो माल जागीर के रूप में किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुदेशन था, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत कर लिया था? 1843 में। भारतीय फिल्म जगत में स्टंट क्वीन के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? तो नाडिया को। किसको? नाडिया को। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल। निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपि का सबसे बड़ा संग्रह है? तो ऐतिहासिक महत्व की जो पांडुलिपि है इसका सबसे बड़ा जो संग्रह है वह खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में है, यानी ऑप्शन 1 किसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण यानी ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूरेमबर्ग, यानी ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। डी दिवस यानी डी डे वह दिन है जब, तो बताना है कि डी डे जो है वो कैसा दिन है? तो मिस्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी, इसे डी दिवस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो किसमें हो जाएगा? गुणता में क्या होता है? अंतर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है महापाषाण संस्कृति 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उन ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो महापाषाण काल में उपयोग में बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ यानी कब्रें उपयोग में लाया जाता था। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो अशोक के अधीन क्या हो जाएगा?
प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। क्या हो जाएगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? हर्षवर्धन को पराजित किया था। निम्नोक्त वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं सदी में नहीं हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हो गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चित्तौड़ का विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने। पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि? तो पानीपत में मराठे क्यों पराजित हुए? क्योंकि मराठे शक्ति में अफगान के बराबर नहीं थे। जो मराठे थे यह शक्ति में क्या अफगानियों के बराबर नहीं थे, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1849 में पंजाब को क्या किया गया था? ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को ब्रिटिश सम्राट के यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे हैं? तो इसका जो अवशेष है बताना है कि किस स्थान पर क्या हुआ है, रखा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस वेरहा में यानी गोवा में रखा हुआ है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से जो बने सिक्के थे यह सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवारा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो जैन धर्म के अनुयायी द्वारा। अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो कलिंग के युद्ध से। तो फ्रेंड यही आपका आज का सेट नंबर 2 का हमने इतिहास का 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसका टेस्ट सीरीज 3 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।